जय हिंद साथियों। मैं खान सर चंपारण वाले अपने YouTube चैनल GSK में आप सबका स्वागत करता हूं जी। आज का जो टॉपिक है हम लोग जो पढ़ेंगे वो है अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी आर्टिकल 76। महान्यायवादी जो है उनका वर्क क्या है, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि महान्यायवादी का पोस्ट जो है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लीगल केसेस को हैंडल करेंगे और यह देश के सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहलाते हैं। तो ये देश के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर हैं। अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट करने का काम प्रेसिडेंट करते हैं। जहां तक बात है कि अटॉर्नी जनरल की क्वालिफिकेशन की कि किस क्वालिफिकेशन बिहार पर इनको अपॉइंट किया जाएगा, तो ही शुड बी क्वालिफाइड लाइक ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो अटॉर्नी जनरल के अंदर भी होनी चाहिए। और हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज की जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए या तो वो 5 इयर्स तक किसी भी हाई कोर्ट के जज के रूप में काम किया हो या फिर किसी भी हाई कोर्ट में एज ए 10 इयर्स तक उन्होंने लॉयर की प्रैक्टिस की हो। तो इस बिहार पर यही क्वालिफिकेशन दी है सुप्रीम कोर्ट के जज की और यही क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल की भी चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल को अपॉइंटमेंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इनकी क्वालिफिकेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इक्वल होनी चाहिए। एक बात मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल इज नॉट अ मेंबर ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर नहीं होते हैं और शायद यही कारण है कि अटॉर्नी जनरल लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं प्राइवेट सेक्टर पे। तो प्राइवेट सेक्टर में वो लीगल प्रैक्टिस कर सकते हैं बिकॉज ही इज द नॉट मेंबर ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अच्छा, इनके सपोर्ट के लिए 2 सोलिसिटर जनरल होते हैं। द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज सबऑर्डिनेटेड टू द अटॉर्नी जनरल। आप याद रखिएगा कि 2 सोलिसिटर जनरल आमतौर पे होते हैं जो कि अटॉर्नी जनरल को सपोर्ट करते हैं। अटॉर्नी जनरल के पास बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के केसेस होंगे तो उनके सपोर्ट के लिए 2 सोलिसिटर जनरल भी होते हैं जो उन केस में उनकी मदद करेंगे। कई बार ये भी होता है कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या हाई कोर्ट में अगर केसेज आती है तो ऐसे में अटॉर्नी जनरल जो कि देश का सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहलाते हैं तो थोड़ा उनका जाना थोड़ा सा और लगता है। तो वहां पर सोलिसिटर जनरल कहीं ना कहीं अटॉर्नी जनरल के इस काम को वहां पर हैंडल करेंगे। तो सोलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल ये दोनों का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट है। सोलिसिटर जनरल जो कि सबऑर्डिनेट होते हैं अटॉर्नी जनरल के। अब हम बात करते हैं कि इनके पावर और ड्यूटीज ऑफ द अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल की क्या पावर एंड ड्यूटीज हैं इसको देखते हैं। देखिए, मैंने अभी शुरू में कहा कि जब अटॉर्नी जनरल के बारे में मैंने स्टार्ट किया तो मैंने ये कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे लीगल केसेस को हैंडल करेंगे। ऑल केसेस रिलेटेड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द अटॉर्नी जनरल शैल अपीयर फॉर द कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी कुल मिलाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर जो भी केसेस आते हैं इन सब को हैंडल कौन करेगा, ये सब केस कौन लड़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अटॉर्नी जनरल। तो इसलिए मैंने कहा कि अटॉर्नी जनरल को हम बोल सकते हैं कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉयर कहलाता है। वही दूसरी बात करें, इनके पास ये राइट है कि वह भारत के किसी भी कोर्ट में एज ए ऑडियंस एज ए मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो। वो कहीं पर भी एज ए ऑडियंस के रूप में भारत के किसी भी कोर्ट में एज ए ऑडियंस एज ए मेंबर के रूप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट याद रखिएगा, मैंने कहा एक बात कि ही इज ऑथराइज्ड टू अटेंड द स्पीक इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। वो लोकसभा और राज्यसभा में बैठ सकते हैं, बोल सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं। बट एक बात ध्यान रखिएगा, ही इज द नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेकिन ये पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होंगे। उसके बाद द अटॉर्नी जनरल गिवन लीगल एडवाइस टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये कोई भी लीगल एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे सकते हैं और गवर्नमेंट इंडिया अगर कोई भी लीगल एडवाइस लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। एक बात मैं और बताना चाहूंगा, एक आर्टिकल है 143, आप सब जानते हैं आर्टिकल 143 के अंडर में प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से वो लीगल एडवाइस ले सकते हैं। और इसी 143 के अंडर में अगर मान लिया जाए कि कोई भी लीगल एडवाइस के बिहाफ पर अगर प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के केस को आगे प्रोसीड करने की कोशिश करेगा तो उस प्रोसीजर को किसके पास राइट होगा कि वो उसे आगे ले जाने का काम करेगा, तो वो करेंगे अटॉर्नी जनरल, याद रखिएगा। वहीं अगर बात करने की अटॉर्नी जनरल की रिजाइनेशन की बात, तो ये अगर रिजाइन देना चाहें तो ये रिजाइन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। और एक और प्रोसीजर है, जैसे कि अगर मान ली कि इनको पोस्ट से हटाना है तो प्रेसिडेंट जब चाहे उनको उनके पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं। और तीसरी बात कि अगर गवर्नमेंट रिप्लेस होती है, यानी कि नई सरकार जब चुन करके आती है, तो
अटॉर्नी जनरल का जो है पोस्ट है वो ऑटोमेटिक उनको अपना पोस्ट खाली करना पड़ेगा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल तब तक बने रह सकते हैं जब तक रूलिंग पार्टी या सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यकाल समाप्त ना हो जाए। तो अगर जब गवर्नमेंट रिप्लेस होती है तो अटॉर्नी जनरल को भी रिजाइन देना पड़ता है। तो ये था अटॉर्नी जनरल के बारे में। आई होप कि आप सबको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ हमारी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, और फिर एक नए टॉपिक के साथ हम आगे फिर नए टॉपिक के साथ हम प्रेजेंट होंगे। तब तक के लिए नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।